अस्सलामुअलैकुम। टैली स्कूल के इस एजुकेशन प्रोग्राम में खुश आमदीद। ये प्रोग्राम टीवी पर हुकूमत पाकिस्तान और सबक फाउंडेशन की शिराकत से पेश किया जा रहा है। इसके लेसन्स पाकिस्तान के तमाम तालीमी बोर्ड्स बशमूल कैम्ब्रिज के सिलेबस के मुताबिक तैयार किए गए हैं, जिसमें एजुकेशनल कंटेंट सबक फाउंडेशन प्रोवाइड कर रही है। सबक फाउंडेशन की वेबसाइट सबक.pk पर केजी से 12वीं जमात तक वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब हैं। आज के मैथमेटिक्स के लेसन में हमारे टॉपिक्स हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक सीरीज़। ये फेडरल बोर्ड पंजाब और सिंध की फर्स्ट ईयर में चैप्टर 6 सीक्वेंसेस एंड सीरीज़ के टॉपिक्स हैं, जबकि केपीके और बलूचिस्तान बोर्ड की फर्स्ट ईयर में चैप्टर 4 सीक्वेंसेस के टॉपिक्स हैं। इस लेसन के बाद स्टूडेंट्स दो गिवन नंबर्स के दरमियान एन ज्योमेट्रिक मीन्स इंसर्ट कर सकेंगे और ज्योमेट्रिक सीरीज़ की टर्म्स का सम भी फाइंड कर सकेंगे। आज के लेसन और इससे मुंसलिक तमाम वीडियो लेक्चर्स को घर बैठ के देखने के लिए आप सबक.pk की वेबसाइट पे जा सकते हैं और वहां फ्री वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ प्रैक्टिस टेस्ट भी मौजूद हैं, जिन्हें देखकर आप अपने कॉन्सेप्ट्स को पुख्ता कर सकते हैं और इम्तिहानात में ट्यूशन लिए बगैर शानदार नंबर हासिल कर सकते हैं। ये सब कुछ सबक.pk की वेबसाइट पर बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब है। वेलकम स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे प्रॉब्लम की जो कि है एन ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन टू गिवन नंबर्स। ठीक है, और अब हम ये बात करेंगे कि जो क्वेश्चन है हमारा कुछ इस तरह से कि इंसर्ट 3 ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 2 एंड 1/2। ठीक है, मतलब कि ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है? अगर हमारे पास एक प्रोग्रेशन या सीक्वेंस हो ज्योमेट्रिक, मतलब कि हर टर्म, हर दो कंसेक्यूटिव टर्म में रेशियो एक जैसी हो। ठीक है, तो कांस्टेंट रेशियो होने की वजह से, कॉमन रेशियो होने की वजह से ऐसे सीक्वेंस को कहते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, और उसमें जो मीन होता है उसे हम ज्योमेट्रिक मीन कहते हैं, जो कि हमने इसका फार्मूला पढ़ा था प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, अगर मैं ए और बी नंबर के दरमियान ज्योमेट्रिक मीन ढूंढ रहा हूं तो प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। ठीक है, अब इस तरह से कि अब आपने अगर एन ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करने हैं तो उसके लिए आप क्या टेक्निक यूज करोगे? ठीक है, उसको हमने बात कर ली थी। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। देखें, जैसे हमने 3 ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करने हैं। ठीक है, अब पहला नंबर हमारा 2 है, इसके बाद पहला ज्योमेट्रिक मीन आएगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा ज्योमेट्रिक मीन आ जाएगा और फिर थर्ड ज्योमेट्रिक मीन आएगा और फिर ये नंबर आएगा 1/2। ठीक है, मतलब कहने का मकसद ये है कि आपके पास जो ज्योमेट्रिक मीन है वो, उसकी जो डेफिनेशन है वो वही रहेगी, या जो कंसेप्ट है इस प्रोग्रेशन का, ठीक है, कि ये जो है वो एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। ठीक है, वो जो डेफिनेशन होती है कि कॉमन रेशियो होनी चाहिए, वो अपनी जगह पे बरकरार है। तो ज्योमेट्रिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। ठीक है, ये बात अपनी जगह पर कायम है। अब देखें, इस तरह से अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो रेशियो के हिसाब से अगर देखें तो हम ये कह सकते हैं कि G1 को ओवर 2 अगर लिखा जाए तो R के इक्वल आएगा। ठीक है, मतलब G1 किसके इक्वल है? G1 2 मल्टीप्लाई बाय R के इक्वल है। ठीक है, मतलब कि अगर मैं G1 फाइंड करना चाह रहा हूं तो मुझे R फाइंड करना है। ठीक है, और R क्या है अगर हम देखें, या G2 चलें देखें, अगर G2 फाइंड करना है तो G2 को ओवर G1 से आप डिवाइड करेंगे, मतलब सेकंड ज्योमेट्रिक मीन को फर्स्ट ज्योमेट्रिक मीन से, ये भी R के इक्वल आएगा। तो यहाँ से आप G2 भी फाइंड कर सकते हैं, जो कि सिंपल ये है कि G1 मल्टीप्लाई बाय R है। ठीक है, तो इस तरह से हम G3 भी फाइंड कर सकते हैं। अब जो हमारे पास G3 है या G1 या G2, ठीक है, इसका मतलब ये R से ही फाइंड हो सकता है। ये हमारे पास फर्स्ट टर्म है, इसे मैं A सब 1 कह देता हूँ। ठीक है, और ये मेरे पास कौन सी टर्म बनती है? देखें, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ है, इसे A सब 5 कह देते हैं, फिफ्थ टर्म है। ठीक है, अब जनरल टर्म फार्मूला जो हमारे पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होता है वो A सब n, ये किसके इक्वल होता है? ये A टाइम्स R पावर n-1 होता है। ठीक है, A टाइम्स R पावर n-1, और इसमें अगर आप n देखें तो वो 5 है। n क्या जी? हमारे पास 5 है। तो चलें इस फार्मूला को हम यूज कर लेते हैं, और चलें हम यूं कहते हैं कि जो हमारे पास A सब 5 है वो इज इक्वल टू A मल्टीप्लाई बाय R पावर 4 है। ठीक है, R पावर 4 है, और इस केस में अगर आप देखें तो A5 हमारे पास 1/2 है। ठीक है,
यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/2। ए किसके इक्वल है, ए है 2 के इक्वल, ठीक है, इसकी जगह पे 2 आ जाएगा। क्लियर होगी बात आपको। अब देखें इसी इसी के साथ मल्टीप्लाई बाय आर पावर आ रही है 4, ठीक है। तो ये एक हमारे पास एक ऐसा मतलब एक ऐसी इक्वेशन बन गई जिसमें वेरिएबल की पावर 4 है, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। ये 2 इधर आकर इस 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आर पावर 4 इज इक्वल टू आ जाएगा 1/4 के इक्वल, ठीक है। अब इसका मतलब कि आर स्क्वायर, ठीक है, आर स्क्वायर किसके इक्वल होगा, मुझे स्क्वायर रूट लिखना पड़ेगा, प्लस माइनस लगाऊंगा स्क्वायर रूट ऑफ 1/4, ठीक है जी। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा +-1/2, ठीक है। इसका मतलब आर स्क्वायर की दो वैल्यूज आ गई, एक दफा आर स्क्वायर 1/2 के इक्वल है और एक दफा आर स्क्वायर जो है वो -1/2 के इक्वल है, ठीक है। अब रियल में तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप किसी नंबर का स्क्वायर करें और नेगेटिव के इक्वल आ जाए, उसका साइन नेगेटिव का आ जाए। इसका मतलब ये जो हमारे पास आर की वैल्यू आएंगी ये इमेजिनरी आएंगी, फर्जी आएंगी, ठीक है, और ये रियल में आएंगी, ठीक है। तो इसके साथ लिख देता हूँ कि ये रियल है, आर फॉर रियल, बल्कि रियल के स्पेलिंग्स भी लिख देते हैं, और ये इमेजिनरी है, ठीक है, इमेजिनरी है। ये बात भी क्लियर होगी आपको। अच्छा जी, अब देखें अगर मैं अब स्क्वायर रूट लेता हूं तो मुझे यहाँ से आर स्क्वायर का स्क्वायर खत्म हो जाएगा, यहाँ पे प्लस माइनस आएगा और स्क्वायर रूट के अंदर 1/2 आ जाएगा, ठीक है। मतलब आर की एक वैल्यू आई है प्लस माइनस, या यूं कर लेते +-1/√2, क्योंकि 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है, इसलिए मैंने इसको स्क्वायर रूट से बाहर लिख दिया। जबकि यहाँ पे अगर आप देखें तो आर स्क्वायर है, अगर तो स्क्वायर रूट जब हम लिखेंगे दोनों साइड पर, ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ कॉमन स्टेटमेंट दोनों के लिए कि टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ठीक है, मैंने इन दोनों का स्क्वायर रूट लिया था, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। ऊपर भी मैंने यही वर्क किया है और उसको भी मैंने रीड बोल दिया था, ओरली बोल दिया था, आप इसको नोट कर लीजिएगा। अच्छा, इस तरह यहाँ पे आएगा एक तो प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर -1/2। अब माइनस का अंडर रूट जो होता है वो आयोटा के इक्वल होता है, तो यहाँ पर हम आयोटा लगाएंगे, ठीक है। और अब अंडर रूट के अंदर नेगेटिव साइन नहीं आएगा, और फिर इसका मतलब आर जो है हमारे पास एक दफा प्लस माइनस आयोटा ओवर √2 आ जाएगा, ठीक है। मतलब प्लस में भी आयोटा डिवाइड बाय √2 और माइनस में भी आयोटा डिवाइडेड बाय √2, ठीक है, माइनस साइन के साथ। तो ये हमारे पास आर की 4 वैल्यूज आ गई हैं। इसका मतलब कि जो ऊपर अभी मैं आपको बता रहा था कि G1 G2 G3, ठीक है। अच्छा, G1 अगर हमें फाइंड करना है तो हम आर की वैल्यू इसमें इंसर्ट कर देंगे। अब आर की 2 वैल्यूज आई हैं, बल्कि 4 वैल्यूज आई हैं, ठीक है। तो उन वैल्यूज को अब हम यूज करेंगे और G1 फाइंड करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप देखें तो हमारे पास जो आंसर बनता है वो क्या बनेगा, ठीक है। इसमें हम लिखेंगे G1 इज इक्वल टू, ये चले इधर मैं एक कंडीशन भी बना लेता हूँ कि अगर आर की वो वैल्यू जो कि मैं पहले बात कर लेता हूँ +1/√2 की, ठीक है। तो G1 क्या आ जाएगा, G1 इज इक्वल टू आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय आर जो कि 1/√2 है। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1/√2 का मतलब 2 की पावर 1/2, जो कि जब न्यूमरेटर में शिफ्ट होगी तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर -1/2 हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे 2 की पावर 1 है, बेसिस सेम और पावर सब्ट्रैक्ट मतलब ऐड होती है, यहाँ पे साइन ऑपोजिट होने के सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो G1 इज इक्वल टू 2 की पावर 1 में से हाफ निकाल लें, हाफ रह जाता है, जिसे आप अंडर रूट लिख सकते हैं रेडिकल साइन के हिसाब से। तो इस तरह G1 हमें मिल गया, ठीक है। अब ये उस केस में जब मैंने R की वैल्यू 1/√2 रखी, सही। तो अब अगर हम G2 फाइंड करना चाहते हैं तो G2 के लिए मैंने क्या कहा था कि ये G1 टाइम्स R के इक्वल होगा। अब G1 की वैल्यू कितनी आई है √2 और R हमने क्या रखा है 1/√2, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 2 1/2 का मतलब अंडर रूट में एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, तो आपको G2 की वैल्यू मिल जाएगी जो कि 1 के इक्वल है। अब ये हमारे पास आ गई। अब देखें इसी तरह से अगर मैं G3 की बात करता हूं तो G3 किसके इक्वल होगा, वो G2 मल्टीप्लाई बाय R के इक्वल होगा, ठीक है। तो G3 हमारे पास, अब G2 हमने फाइंड कर लिया 1 और R है हमारे पास 1/√2, तो ये 1 से 1 चूंकि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है 1/√2 ही इसका जवाब आ जाएगा, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं कि आपको G1 G2 और G3 की ये वैल्यूज मिल गई, ठीक है। ये उस केस में जबकि मैंने जो इसमें मतलब R की वैल्यू 1/√2 रखी। अब इसे R की वैल्यू अगर -1/√2 होगी तो अगर हम -√2 रखेंगे तो ये सिंपल जो फर्क पड़ेगा
वो यहाँ पर सिर्फ साइन का आएगा, ठीक है। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ ए ज्योमेट्रिक सीरीज की। मतलब ज्योमेट्रिक सीक्वेंस क्या होता है, सबसे पहले हम अगर इसको समझ लें तो हमने ये देखा था कि अगर हमारे पास एक ऐसा सीक्वेंस बन रहा है, जैसे मैं कहता हूँ फर्स्ट टर्म इसमें आ रही है 2, ठीक है, उसके बाद इससे नेक्स्ट जो टर्म आ रही है वो आ रही है 4, ठीक है, उससे नेक्स्ट जो है वो 8 है, उससे नेक्स्ट जो है वो 16 है, उससे नेक्स्ट जो है वो 32 है, ठीक है, और इस तरह से सो ऑन। मतलब ये एक इनफाइनाइट सीरीज है, सॉरी इनफाइनाइट सीक्वेंस है। और ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस इसलिए कि इसमें जो हर टर्म है वो पिछली टर्म से एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होने के बाद आ रही, जो कि अगर इस केस में मैं कहूँ तो वो 2 है। देखें, अगर आप 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें 4 आता है, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें 8 आता है, 8 को 2 से 16, इस तरह से चलते जा रहे हैं हम। तो कॉमन रेशियो होने की वजह से हम कहेंगे कि ये ज्योमेट्रिक जो हमारा प्रोग्रेशन है या ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है, ठीक है। और अब अगर इसी टर्म्स को, इन्हीं टर्म्स को अगर मैं जो है वो प्लस कर लेता हूँ, ठीक है, इन्हीं सीक्वेंस की टर्म्स को अगर ऐड कर लिया जाए तो ये जो हमारे पास सीरीज बनेगी इसे हम कहेंगे ज्योमेट्रिक सीरीज है। और इसमें अगर टर्म्स की तादाद फाइनाइट होगी तो ये फाइनाइट जो है ज्योमेट्रिक सीरीज होगी, और अगर ये इसमें टर्म्स की तादाद इनफाइनाइट होगी तो ये फिर एक इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज है, ठीक है। अब इसमें अगर हम फर्ज करें इसकी एन टर्म्स के हवाले से बात करें तो इसकी जो nth टर्म होगी, ठीक है, ये इसकी फर्स्ट टर्म है, ठीक है, ये इसकी सेकंड टर्म है, ठीक है, ये इसकी थर्ड टर्म है। हमने जो बात इसमें स्टडी की, हमने इसका एक जनरल फार्मूला पढ़ा था कि कोई भी ज्योमेट्रिक हमारे पास जो प्रोग्रेशन होती है या सीक्वेंस होता है उसकी जो जनरल टर्म फार्मूला होता है वो होता है A1 या A सिंपल जो फर्स्ट टर्म है टाइम्स R कॉमन रेशो, और इसकी पावर ली जाती है n-1, ठीक है। इस तरीके से हमने फार्मूला बनाया था और इसमें हमने n को जो सब्स्टिट्यूट किया था वो मतलब नेचुरल नंबर से हमने बिलोंग किया था कि n हमारा जो है वो बिलोंग कर रहा है सेट ऑफ नेचुरल नंबर से, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारे पास एक फार्मूला बना। अब इनका सम जो है जिसको कि हम सिग्मा नोटेशन से जाहिर कर सकते हैं, ठीक है, ये आप जानते हैं एस से भी सम लिखा जा सकता है और सिग्मा से भी। अब ये सम क्या बनेगा जी, यहाँ पे अगर आप देखें तो इसमें जो एन की वेरिएशन है, मतलब इसमें जो टर्म आ रही है हमारे पास वो इस तरह से है जी, ठीक है, ए इंटू आर पावर n-1 है, ठीक है, और इसमें जो वेरिएशन हो रही है वो n में आ रही है। n वेरी कर रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है। देखें अगर फर्स्ट टर्म लिखनी है n को 1 लिखें आप तो 1-1 0, तो a इंटू आर पावर 0 a आ जाएगा, a जो कि फर्स्ट टर्म है a1 है। और इस तरीके से हम सो ऑन चलते रहेंगे और यहाँ पर फिर n की जगह क्या लिख देंगे, n लिखेंगे ताकि n-1 हमारे पास ये टर्म आ जाए। n टर्म्स के वाले से हम बात कर रहे हैं। अब देखें ये तो हमारे पास सम आ गया। अब अगर मैं एक यहाँ पर एक फाइनाइट जो है सीक्वेंस ले लेता हूँ, एक फाइनाइट सीरीज ले लेता हूँ, अगर आप ये फाइनाइट सीरीज देख सकते हैं। अब इनका सम क्या बनता है, देखें 8 और जो 32 और 8 को अगर ऐड करें 40 बनता है। 40 में अगर 16 और 4 ऐड करें तो ये बनता है 20, ठीक है। 40 में 20 ऐड करें 60 और ये 62। यहाँ पर मैं इनका सम जानता हूँ कि ये जो 5 टर्म्स हमने लिखी हुई हैं इनका सम बना है कितना, 62 बना है, ठीक है। अब ऐसा है कि मैं अगर एक फार्मूला बनाना चाहता हूँ, मैं इसको एक जनरल फार्मूला बनाना चाह रहा हूँ कि कोई भी मेरे पास अगर ज्योमेट्रिक सीरीज हो और उसकी n टर्म्स हो, 10 हो, 20 टर्म हो, 100 हो, 50 हो, हम एक फार्मूला बना लें तो कैसे बन सकता है। देखें इसमें सम ऑफ जो 5 टर्म्स हमारे पास आई हैं उनमें जो हमारे पास टर्म्स आ रही हैं उसमें 2 है, 4 है, ठीक है, 8 है, 16 है और 32 है, ठीक है, ये टर्म्स आ रही हैं। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं इस सम को जो कॉमन रेशियो है इस प्रोग्रेशन की 2 इससे अगर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है, इस प्रोग्रेशन को इस r से 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ये 2 क्या चीज़ है जी, कॉमन रेशियो, ये याद रहे, ठीक है। हर टर्म इसकी 2 से मल्टीप्लाई होगी, ये भी 2 से मल्टीप्लाई होके 4, ये 2 से मल्टीप्लाई होके 8, ये 2 से मल्टीप्लाई होके 16, ये 2 से मल्टीप्लाई होके 32 और ये 2 से मल्टीप्लाई होके कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा, ठीक है। अब मैं अगर इन्हें सब्ट्रैक्ट करता हूँ, मतलब ऊपर वाली इक्वेशन से नीचे वाली इक्वेशन को क्या कर देता हूँ जी, सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, तमाम टर्म्स के साइन कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। अब इसमें जो लाइक टर्म, मतलब लाइक टर्म ये है कि जो एक जैसे नंबर है, जैसे जो जो आपस में एडिटिव इनवर्सेस ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास क्या रहेगा, S5 -2 × S5,
ठीक है, मतलब पहले जो 5 टर्म्स है उनका सम, और फिर वो 5 टर्म्स का सम जो कि 2 से मल्टीप्लाई होने के बाद आ रही हैं। अब हम वो लिख रहे हैं। देखें इधर से हमारे पास क्या बचा 2, और यहाँ से हमारे पास क्या बचा, यहाँ से आ गया -64, ठीक है, -64 आ गया। अब देखें यहाँ से अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें, हम S5 कॉमन ले लें अगर इन दोनों टर्म में से, यहाँ पे रह जाएगा 1 - 2, ठीक है, मतलब यहाँ पर S5 जो है वो 1 है और यहाँ पर 2 है, तो कोफिशिएंट्स जो है इनके वो सिंपल हम यहाँ पे माइनस भी कर सकते हैं। और 2 में से 64 को माइनस करें कितना आता है, -62 आता है। अब देखें ये 1 - 2 इधर आके अगर हम डिवाइड कर लें, S5 जो हमारे पास है तो -62 ओवर 1 - 2 आ जाएगा। और अगर आप इसको सॉल्व करें तो ये -62 ओवर -1, 1 में से 2 माइनस करें -1 है, तो आपका सम 62 ही आएगा। लेकिन अब इस प्रोसेस से हमने एक फार्मूला ड्राइव करना है। यहाँ तक अगर हम आए तो हमने देखा कि अगर हम S5 कॉमन ले लें तो ये 1 - 2 आ जाएगा, ठीक है, जबकि यहाँ पर ये जो 2 है ये फर्स्ट टर्म है, ठीक है, ये फर्स्ट टर्म थी, और ये जो टर्म है ये बेसिकली जो हमारे पास फिफ्थ टर्म थी, ठीक है, फिफ्थ टर्म थी, ये उससे मल्टीप्लाई होने के बाद, आर से मल्टीप्लाई होने के बाद आई है, ठीक है। तो फिफ्थ टर्म अगर मैंने लिखनी हो तो मैं ए इंटू आर पावर 4 लिखूंगा, ठीक है, और इसको मैंने आर से मल्टीप्लाई किया हुआ है। फिफ्थ टर्म हमारी क्या आएगी, अगर जनरल फार्मूला देखें तो A5 इज इक्वल टू था ए इंटू आर पावर 5 - 1, ठीक है, जो कि फिफ्थ टर्म हमारी बनेगी फिर ए इंटू आर पावर 4। लेकिन मैंने चूंकि इस वाली जो इक्वालिटी है इसको आर से मल्टीप्लाई किया, इसलिए जब एक आर एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ भी और यहाँ भी, तो ये फिर आर पावर 5 आ जाएगी, ठीक है, और ये आर है बेसिकली। तो S5 जो ये सम हमारे पास आ रहा है 1 - आर, ठीक है, और ए इसमें अगर आप देखें तो कॉमन है 1 - आर पावर 5 आ जाएगी, ठीक है। और अब हम डिवाइड भी कर लेंगे इसको 1 - आर से, जो कि एक नॉन जीरो नंबर है। 1 - आर से अगर हम दोनों तरफ डिवाइड कर लें तो हमारे पास जो S5 आता है वो क्या आ जाता है जी, यहाँ से तो 1 - आर से कैंसिल हो जाएगा, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, जबकि यहाँ पे आएगा ए इंटू 1 - आर पावर 5 ओवर 1 - आर। और इसमें इस केस में जो आर था हमारा वो क्या था, अगर आप देखें तो ये आर हमारा हमने 2 रखा हुआ था, ठीक है, आर की वैल्यू 2 थी। तो इस तरीके से आप ये देख सकते हैं कि एक हमारे पास ये फार्मूला बन गया। अब इसमें यहाँ पर हम इसको अगर जनरल इसको एक फॉर्म दे दें तो हम ये कह सकते हैं कि अगर 5 टर्म्स हो, अगर यहाँ पर 5 थी, सॉरी अगर n टर्म्स हो तो एस एन जो बनेगा n टर्म्स का सम, उसमें सिंपल जो फर्क पड़ेगा वो ये पड़ेगा कि इसमें r पावर हम n ले रहे थे वो क्या होगी, सॉरी 5 ले रहे थे वो n होगी, ठीक है, r पावर n आ जाएगी, जबकि यहाँ पर डिवाइडेड बाय 1 - आर ही आएगा। ये उस केस में हमने इसको स्टडी किया जब हमारे पास जो कॉमन रेशियो थी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की वो ग्रेटर देन क्या थी जी, यहाँ पर हम लिखेंगे ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। अब अगर ये 1 से लेस हो तो इसमें चूंकि हम सम जानते हैं कि यहाँ पर फिर इसमें जो फर्क पड़ेगा वो ये पड़ेगा कि ये a एज इट इज रहेगा, लेकिन जो r पावर n है वो हम पहले लिखेंगे -1, ठीक है, और यहाँ से भी r पहले लिखेंगे, मतलब -1 इस ऊपर और नीचे दोनों टर्म दोनों एक्सप्रेशन में से आप कॉमन ले ले और वो माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा। तो ये फार्मूला हमारे पास उस केस के लिए बन जाएगा जिसमें कि हम r जो है वो 1 से लेस रखेंगे, ठीक है, r जो है वो क्या रखेंगे जी, वो 1 से लेस रखेंगे। बल्कि यहाँ पर अगर आप देखें तो ये 1 से मतलब ग्रेटर के लिए ही है, मतलब ये दोनों एक ही चीज है, इन इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है, मतलब इसको भी लिखा जा सकता है, इसको भी लिखा जा सकता है, ठीक है। लेकिन अब अगर हम इसमें जो ऊपर वाला रिलेशन है इसमें हम ये भी कर सकते हैं कि इसमें अगर r हमारा जो है अगर फर्ज करें वो 1 से ग्रेटर सॉरी 1 से अगर लेस भी है, 1 से अगर लेस भी है तो हम वो भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। मतलब इसमें एक इजाफी बात हो गई है कि ये वाला जो ऊपर वाला रिलेशन है और ये वाला भी रिलेशन, ये दोनों के लिए हमारा जो है वो सूटेबल है कि अगर चूंकि अगर आप देखें अगर आप r 1 से लेस रखेंगे, ठीक है, इस केस में अगर आप r 1 से लेस रखेंगे तो जारी बात है एक छोटे नंबर से बड़ा नंबर माइनस कर नेगेटिव आंसर आता है, तो ऊपर भी यही हिसाब होगा, r
वन से अगर कोई छोटा नंबर हो और उसकी पावर अगर आप कोई भी लेंगे, स्क्वायर करेंगे, क्यूब करेंगे, उसका आंसर वन से स्मॉल होता जाएगा, तो आपका आंसर नेगेटिव में ही आएगा। तो नेगेटिव ओवर नेगेटिव आपका जो सम बनेगा वो पॉजिटिव ही आएगा। तो इससे ये दोनों फार्मूले ही वैलिड है।